एक अरबी कहावत है, जिसने तुम पर भरोसा किया उसे धोखा मत दो, चाहे तुम खुद गद्दार ही क्यों ना हो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? खाड़ी देशों ने उसके नाम पर अरबों डॉलर बहा दिए, अपनी सुरक्षा का ठेका उसको दे दिया। और जब इम्तिहान हुआ तो सिस्टम फेल। इजराइल ने कतर पर हमला किया और अमेरिका चुप था। तो अमेरिका दोस्त है या गद्दार? और अगर दोनों हैं तो उस पर भरोसा क्यों किया जाए? आज इन्हीं सवालों के साथ कतर की राजधानी दोहा में 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्कों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। आनन फानन में ये समिट बुलाई गई है। इसमें एकजुटता की बात होनी है। अमरीकी छत्र छाया पर सवाल उठने हैं। समिट से पहले कुछ लीक्ड ब्रीफिंग्स भी हैं। मसलन कुछ मुल्कों का कहना है कि इजराइल से रिश्ते तोड़ो, कुछ का कहना है कि आर्थिक पाबंदियां लगाओ। एक पुराने ख्वाब को भी झाड़ पोंछ कर निकाला गया है। ख्वाब नेटो जैसे एक सैन्य संगठन का, अरबों की संयुक्त सैन्य टुकड़ी का, जो विदेशी हमलों से या कहिए इजरायली हमलों से हिफाजत करे। तो क्या होगा इस सम्मेलन में? क्या कतर सचमुच इजराइल के खिलाफ अरब और इस्लामी देशों को लामबंद कर पाएगा, या फिर से वही होगा जो पहले होता आया है? बड़ी बातें, बड़े वादे और नतीजा शून्य। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सब कुछ 9 सितंबर को शुरू हुआ। इस रोज कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने मिसाइल दागी। निशाना था एक रिहायशी कंपाउंड जिसमें हमास के पॉलिटिकल लीडर्स जमा हुए थे। अमेरिका के ही एक सीज फायर प्लान पर चर्चा चल रही थी, जो गजा जंग को रोकने के लिए पेश किया गया था। शांति की इस बातचीत में एक मिसाइल ने कलड़ डाला। मिसाइल के निशाने पर थे हमास के नेता खलील अल हैया, जो सीज फायर की बातचीत में हमास की अगुवाई करते हैं। आप जानते हैं कि इजराइल ने पहले ही इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और मोहम्मद दाईफ को मार गिराया था। उसके बाद अल हैया हमास की लीडरशिप काउंसिल के 5 अहम नेताओं में शामिल हो गए थे। लेकिन इजराइल अपना मकसद पूरा नहीं कर सका। खलील अल हैया के बेटे समेत हमास के 5 सदस्य मारे गए। लेकिन अल हैया और हमास के बाकी सीनियर लीडर्स मिसाइल की चपेट में नहीं आए। यहां तक तो फिर भी ठीक था। बवाल तब शुरू हुआ जब खबर आई कि हमले में कतर की सुरक्षा बल का एक जवान भी मारा गया है। इस हमले ने कतर के अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। आप कहेंगे कतर अकेला तो नहीं है। साल 2025 में कतर 7वां मुल्क था जिस पर इजराइल ने हमला किया। इतना ही नहीं, कतर पर हमले के पहले 72 घंटों में इजराइल ने 5 अलग अलग देशों पर हमला किया था: फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया और यमन। फिर कतर पर हमले की इतनी चर्चा क्यों होने लगी? पॉइंट्स में जानिए। पहला पॉइंट, कतर सालों से इजराइल और हमास के बीच मीडिएटर रहा है और ये सब अमेरिका के आग्रह पर और इजराइल की सहमति से हो रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका और हमास की चोरी छिपे बातचीत भी कतर में ही होती थी। जब हमला हुआ तब सीज फायर के प्रस्ताव पर बातचीत भी हो रही थी। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने यह कहा, ये मीडिएशन के सिद्धांत पर हमला है। बातचीत रोकने की सोची समझी कोशिश है, लेकिन हम मीडिएशन जारी रखेंगे। दूसरा पॉइंट, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी कतर में ही है। इसकी पूरी फंडिंग कतर करता है। इस बेस में अमेरिका का सेंट्रल कमांड पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाता है। ISIS के खिलाफ भी ये बेस अमेरिका के लिए अहम था। कतर एक मेजर नॉन नेटो अलाय भी है। 2022 में उसे ये दर्जा दिया गया। इससे कतर को हथियार और टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाती है। पॉइंट तो ये भी है कि कतर ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट दिया। इसलिए सवाल उठे कि इतने गहरे सैन्य रिश्तों के बावजूद अमेरिका कतर की ढाल क्यों नहीं बन सका। पिछले 3 महीने में ये दूसरी बार था जब कतर पर किसी ने हमला किया और अमेरिका उसे रोक नहीं सका। इजराइल से पहले जून 2025 में ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर हमला किया था। इसके बाद अब इजराइल ने पहली बार कतर की जमीन पर मिसाइल दागी। फिर अमेरिका ने हमला रुकवाया क्यों नहीं, जबकि उसे हमले की खबर पहले से ही थी, ऐसा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कतर को वार्निंग दे दी गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सेना ने बताया कि इजराइल हमास पर हमला कर रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपने एनवॉय विटकॉफ को तुरंत कतर के नेताओं को फोन करने को कहा। हमले के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात करी।
इसके अलावा ट्रंप ने कतर के एमिर और प्रधानमंत्री से भी बातचीत करी। उन्होंने अमेरिका के प्रति उनके समर्थन और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही भरोसा दिलाया कि कतर की जमीन पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन कतर ने इस जानकारी को गलत बताया। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कहा कि उन्हें जानकारी हमले के 10 मिनट बाद मिली। अब सच्चाई जो हो, कतर की नाराजगी जायज थी, इसलिए हमले के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप बैलेंसिंग बयान देते नजर आए। कभी कहते कि वो इस हमले से नाखुश थे, कभी कहते कि हमला ज़रूरी है लेकिन इजराइल को ध्यान रखना चाहिए था। 14 सितंबर को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा। कतर अमेरिका का एक अहम साथी रहा है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। मैंने अमीर से कहा कि तुम्हें अपनी पब्लिक रिलेशनिंग सुधारनी चाहिए, क्योंकि लोगों को तुम्हारे बारे में सही जानकारी नहीं मिलती और ऐसा नहीं होना चाहिए। कतर हमेशा से एक अहम सहयोगी रहा है, तो इजराइल और बाकी सभी देशों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब हम किसी पर हमला करते हैं तो फिर हमें भी सावधान रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल के हमले की निंदा शुरू हुई। इस लिस्ट में भारत का भी नाम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की। भारत ने कहा ये एयर स्ट्राइक कतर की संप्रभुता पर हमला है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अरब और इस्लामी देशों के नेताओं ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहा। लेकिन इन सबके उलट इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि या तो कतर हमास नेताओं को देश से निकाल दे या फिर उन्हें न्याय के हवाले करे, वरना हम करेंगे। वो दिन खत्म हो गए हैं जब आतंक के नेता कहीं भी बच जाया करते थे। मैं ऐसी किसी भी ह्यूमैनिटी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है वे बच नहीं पाएंगे। अब नेतन्याहू या ट्रंप चाहे जो कहें, लेकिन इस हमले ने खाड़ी देशों का अमेरिका पर भरोसा हिला दिया है। उनके मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज 22 देशों की अरब लीग और 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के नेता राजधानी दोहा में इकट्ठा होंगे। इसके पहले 14 सितंबर को इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कहा था अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी दोहरे मापदंड छोड़कर इजराइल को जवाबदेह ठहराए। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इजराइल के खिलाफ उचित कदम उठाएंगे। अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड बंद करे और इजराइल को सभी अपराधों की सजा दे। इसके अलावा फिलिस्तीनी लोगों पर जो लगातार युद्ध थोपा जा रहा है, इसका मकसद उन्हें अपनी ज़मीन से भगाना और जबरन बेघर करना है। इजराइल को यह समझना होगा कि उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, चाहे वह इसे सही ठहराने के लिए कितने भी बहाने बना ले। खबर है कि अरब लीग और OIC मिलकर एक जॉइंट रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। इसमें इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात है, लेकिन ठोस कदम माने क्या, समझते हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने एक नया प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव ये कि अरब लीग के 22 मुल्क बारी बारी से कमान संभालें और नेटो की तर्ज पर एक साझा सैन्य गठबंधन खड़ा किया जाए। शुरुआत में इसकी अगुवाई करेगा मिस्र। जमीनी फौज, वायुसेना, कमांडो यूनिट, इन सब में तालमेल बैठाया जाएगा। ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और वेपन सिस्टम को एकजुट किया जाएगा। मिस्र का कहना है कि वो ऐसे गठबंधन के लिए 20,000 सैनिक देगा। सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार होगा। खबर है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस आइडिया पर कई मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। ये ढांचा नया नहीं है, पहले भी अरब देशों ने मिलकर सेनाएं खड़ी की हैं। 1955 से 1979 तक बगदाद ट्रीटी यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का गठबंधन मौजूद था, जो गल्फ वॉर और इजराइल के खिलाफ नई जंगों में साझा तालमेल भी दिखा चुका है। लेकिन 2025 में क्या ये सब संभव है? क्या अरब इस्लामी दुनिया मिलकर ठोस कदम उठा पाएगी? जानकारों से समझते हैं। जो भी रिएक्शन होगा अरब देशों का, उसमें मिलिट्री ऑप्शन अभी बिल्कुल डिस्कशन में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि डिप्लोमेटिक और ट्रेड जो संबंध हैं इजराइल के साथ, जितने भी अरब देशों के हैं, उनको डाउनग्रेड किया जा सकता है। लेकिन आज भी जैसे मीटिंग चल रही है दोहा में, कल से कोशिश करी जा रही है, कतर के प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि सारे अरब देश जो लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक साथ आए और इजराइल के खिलाफ कुछ एक कड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन जो ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं उसमें मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। अरब नेटो जैसा कुछ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि अमेरिका का साथ हो। ये सारे देश अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और बिना अमेरिका के सहमति के
इस तरह का कुछ नहीं होने वाला, तो उसके चांसेस ना के बराबर है। अगर नेटो जैसे सैन्य संगठन पर बात ना बने तो इस समिट में इजराइल के खिलाफ कौन से कदम उठाए जा सकते हैं और क्या उनसे वाकई इजराइल पर दबाव बनेगा? देखिए, सबसे कड़ा कदम जो उठाया जा सकता है वो ये है कि कुछ देश हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड से पीछे हट जाएं। जितने देशों ने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं इसराइल के साथ, लेकिन बहुत सारे व्यापारिक संबंध हैं, उसको डाउनग्रेड कर दें। इससे ज्यादा कड़ा कोई कदम वो नहीं उठाएंगे अभी। जो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हमें इससे लग सकता है कि सऊदी अरब के एक इंटेलिजेंस के चीफ हुआ करते थे, प्रिंस तुर्की अल फैजल। उन्होंने कतर के एक अखबार है द नेशनल, उसके लिए एक ओपिनियन पीस, एक एडिटोरियल लिखा कल, और जिसमें उन्होंने कुछ कुछ ऑप्शंस दिए कि अरब देश यही चीजें कर सकते हैं। उन सारे ऑप्शंस में भी, और तुर्की अल फैजल अगर कोई चीज कहते हैं तो क्योंकि उन्हें अंदर की खबर रहती है तो उसको एक बहुत बड़ी बात माना जाता है। तो तुर्की अल फैजल का भी कहना यही है कि मिलिट्री ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस डाउनग्रेड किए जाएंगे। लेकिन जहां तक इसराइल के ऊपर इसका कुछ असर होने की बात है तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ असर होगा। इसराइल शायद दोबारा कतर पे अटैक ना करे, क्योंकि अमेरिका ने खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, लेकिन उसके बियॉन्ड असर नहीं होने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो अभी इसराइल में है और उन्होंने इसराइल में जाके बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये दे दिया है आज की लगता नहीं है कि हमास के साथ कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन संभव है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका का रवैया यही रहा है कि कोई इसराइल की हरकत पे अगर वो नाखुश होते हैं तो 1 या 2 दिन उनकी थोड़ी नाराजगी रहती है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट था उसको रोकने से मना कर दिया, बट उससे बियॉन्ड कुछ नहीं करता है अमेरिका, और ना ही इस मामले में इस बार कुछ करेगा। गौरतलब है कि जिस वक्त कतर इस्लामी देशों के नेताओं को इजराइल के खिलाफ लामबंद कर रहा है, उस वक्त अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल में हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग में क्या हुआ, जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। दोनों लीडर्स के बीच यरूशलेम में करीब 2 घंटे बातचीत हुई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर पर हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि हमास को जहां पाएंगे वहीं मारेंगे, कोई इम्यूनिटी नहीं है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बगल में खड़े थे। उन्होंने भी इजराइल की ज़बान में ही बयान दिया। बोले, हमास का अस्तित्व मिटना चाहिए, अमेरिका इजराइल के साथ है। अब इसी कॉन्फ्रेंस में एक अजब गजब बात भी हो गई। नेतन्याहू ने कहा कि कतर पर इजरायली हमले की जो कोई भी निंदा कर रहा है वो पाखंडी है, जो कोई भी आलोचक है वो दोहरा चेहरा रखता है। ये कहते हुए नेतन्याहू भूल गए कि खुद उनके दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि यह हमला फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था। इसके बाद नेतन्याहू से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका इस हमले में शामिल था। नेतन्याहू ने पत्रकारों को काटते हुए कहा, हमने अकेले किया था, पीरियड। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुख करते हैं सुर्खियों का। शुरुआत कुछ तस्वीरों से करते हैं। हाथों में ब्रिटेन का लाल सफेद सेंट जॉर्ज झंडा लिए करीब 1.5 लाख लोग लंदन की सड़कों पर नजर आए। नारे लगे, हमें अपना देश वापस चाहिए। कारण, देश में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती आबादी। 13 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम में निकाली गई इस रैली को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया। इसे देश की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। रैली थी तो इसका एक नेता भी था। नाम है टॉमी रॉबिन्सन, असली नाम स्टीफन यैक्सली लेनन। पेशे से पत्रकार और राइट विंग एक्टिविस्ट। इस्लाम विरोध और एंटी इमिग्रेशन अभियानों के लिए जाने जाते हैं। ये प्रदर्शन खास तब बन गया जब इसमें वीडियो कॉल के जरिए टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी शामिल हुए। मीडिया चैनल द इंडिपेंडेंट के मुताबिक उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन से बात की। कहा, हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, या तो लड़ो या मरो। मस्क ने ब्रिटेन में संसद भंग करने की भी मांग की और कहा, सरकार बदलनी होगी। प्रदर्शन का मकसद ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाना था। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। रिफ्यूजीज को जिन होटल्स में जगह दी जाती है उनके सामने भी यूनाइट द किंगडम की तरफ से बीते दिनों प्रदर्शन विरोध होता रहा। एक तरफ तो अप्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, दूसरी तरफ इस विरोध का भी विरोध हो रहा था। यूनाइट द किंगडम के खिलाफ स्टैंड अप टू रेसिज्म के समर्थक रैली निकाल रहे थे। इस दौरान वो अप्रवासियों के हकों की बात कर रहे थे। इसमें लगभग 5000 लोग शामिल थे। दोनों समूहों के बीच टकराव रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी भी रखी थी।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मीडिया को बताया कि यूनाइट द किंगडम मार्च के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की। वो विरोधी समूह की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। स्थिति को काबू में करने के लिए 1600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। प्रदर्शन में प्रधानमंत्री कीर स्टामर के खिलाफ नारे लगाए गए और स्टामर को वापस भेजो जैसे संदेशों वाले बैनर दिखाई दिए। एक तरफ लंदन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और झड़प हो रही थी, दूसरी तरफ स्टामर उस वक्त फुटबॉल मैच देख रहे थे। वो अपने बेटे के साथ लंदन के एमिरेट्स स्टेडियम में थे। हालांकि बाद में प्रदर्शनों पर उनके रिएक्शन सामने आए। कीर स्टामर ने कहा कि देश कभी भी धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकेगा। वो इंग्लैंड के झंडे का इस्तेमाल हिंसा और डर फैलाने के लिए करते हैं। स्टामर ने कहा कि सेंट जॉर्ज का झंडा ब्रिटेन की विविधता का प्रतीक है। वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी को उसकी पृष्ठभूमि या त्वचा के रंग की वजह से सड़कों पर डराया या धमकाया जाए। बात प्रदर्शनों की हो रही है तो अगली सुर्खी नेपाल से। यहाँ जेनजीज ने पहले प्रदर्शन करके सरकार बदलवाई, फिर अपनी पसंद की नेता को अंतरिम पीएम बनवाया। लेकिन अब वही जेनजी नई पीएम यानी सुशीला कार्की का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जेनजी कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज है। उनका आरोप है कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है। इसके खिलाफ 14 सितंबर को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई। उनका नेतृत्व सुदान गुरंग ने किया। 36 साल के गुरंग हामी नेपाल नाम के एनजीओ के संस्थापक हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर जेनजी फिर सड़कों पर उतरे तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अधिकारियों को जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से उतार फेंकेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीनियर वकील ओम प्रकाश आर्यल सरकार में दखलंदाजी कर रहे हैं। आर्यल को काठमांडू के मेयर बालेन शाह का करीबी माना जाता है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि कैबिनेट का विस्तार करते हुए पीएम कार्की ने ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया है। वहीं जेनजी ने सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने का फैसला अमेरिकी गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर लिया था। इस ऑनलाइन हडल का आयोजन नेपाल की युवा संगठन हामी नेपाल ने किया था। ये एक जेनजी ग्रुप है जिसमें 1,60,000 से ज्यादा सदस्य हैं। हामी नेपाल ने डिस्कॉर्ड पर यूथ अगेंस्ट करप्शन चैलेंज शुरू किया। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। विदेशों में रहने वाले नेपाली भी इस बहस में शामिल हुए। जब ऐप के सर्वर में लोड बढ़ने के कारण जगह कम पड़ी तो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई। इसमें 6,000 और लोग जुड़े। युवाओं ने डिस्कॉर्ड पर वोटिंग के जरिए 5 नामों को चुना। इनमें पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, सामाजिक कार्यकर्ता हरका सम्पांग, महावीर पुन, सागर ढकाल जैसे नाम शामिल थे। ये दुनिया में पहली बार है जब किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह से नेता चुना गया हो। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।